Hello student, today we are going to study the first chapter of organic chemistry of 11th class, that is organic chemistry, some basic principles and techniques. Before starting the chapter, first of all we have to understand what is the unique property of carbon. Carbon is having unique property of catenation. What is catenation? Catenation is a self-linking property of atoms of similar element by the help of covalent bond to form long chains and rings. Carbon is not only forming the covalent bond with itself, but it is also forming the covalent bond with other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, halogen, and all these compounds are studied under organic chemistry. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. स्टार्टिंग में जब साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, जो रिसर्च हो रही थी, उस टाइम पे सोर्सेज के बेसिस पे कंपाउंड को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया. एक था आपका ऑर्गेनिक और दूसरा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कंपाउंड्स आए जो कि आपके लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, यानी एनिमल्स और प्लांट्स से मिलने वाले. वहीं पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन कंपाउंड्स को रखा गया जो कि आपके नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं. और इन्हीं स्टार्टिंग के अजम्पशंस के बेसिस पे जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे, और उनका नेम क्या था? बर्जीलियस. इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी. According to vital force theory, organic compound can only be synthesized by the help of some mysterious force which is only present in the living organism. इसका मतलब इनको लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते. किसके अकॉर्डिंग? बर्जीलियस के अकॉर्डिंग. लेकिन बाद में ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई क्योंकि जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे, होलर, उन्होंने एक्सीडेंटली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज कर लिया जिसका नेम था यूरिया. फॉर्मूला NH2COO NH2. और आप जानते हैं कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ह्यूमन एनिमल्स के यूरिन से मिलता है, ठीक है. लेकिन उन्होंने इसको लैब में सिंथेसाइज कर लिया. किससे बना ये? अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब पोटेशियम साइनेट के साथ हुई, KCNO के साथ हुई, तो हमें कंपाउंड मिला NH4CNO, ammonium cyanate, whose aqueous solution on heating rearranges to give urea. ठीक है. इसके बाद फिर नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए थे उनका नेम था हरमन कोल्बे. हरमन कोल्बे ने लैब में एसिटिक एसिड की सिंथेसिस कर ली. फॉर्मूला CH3C OH. ठीक है. उन्होंने इनऑर्गेनिक एलिमेंट से, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से एसिटिक एसिड की सिंथेसिस कर ली. उन्होंने इन एलिमेंट्स पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया, which combined to form acetylene. This on reaction with H2SO4 in the presence of catalyst HgSO4 gives acetaldehyde, whose on oxidation give acetic acid. ठीक है. फिर इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आए थे उनका नेम था बर्थोलोल, और बर्थोलोल ने मीथेन की प्रिपरेशन कर दी लैब में. इसके बाद तो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज होने लग गए. लेकिन जो टर्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो अभी भी हम यूज़ करते हैं, बस इसका ओल्डर सिग्निफिकेंस अब लॉस हो चुका है. ओल्डर सिग्निफिकेंस इसका था पर्टेनिंग टू लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होने वाले. लेकिन बाद में इनकी डिफिनीशन हो गई. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ नाउ डिफाइंड एज केमिस्ट्री of hydrocarbons and their derivative. What is hydrocarbon? Hydrocarbon is the compound of carbon and hydrogen. ठीक है. जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूं. मान लीजिए मैंने सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन लिया. अगर इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करके मैंने यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप OH लगा दिया, ठीक है, तो अब ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन का ये जो कंपाउंड है अल्कोहल, ये क्या हो गया? डेरिवेटिव हो गया. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो गई? केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स. ठीक है. अब नेक्स्ट जो बात हमारे सामने आती है वो ये कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी बड़ी ब्रांच जिसमें इतने कंपाउंड्स हैं और बनते ही चले जा रहे हैं, ये केवल किससे बने हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से, एंड सम टाइम्स सम अदर एलिमेंट्स ऑल्सो. लेकिन क्या ऐसी स्पेशल बात थी कि कार्बन ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था? पहला तो हमने देख ही लिया था. पहला था सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यानी कैटिनेशन, और सेकंड उसकी प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन. तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है टेट्रा
वैलेंसी ऑफ कार्बन। आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 है। ओल्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2,4, यानी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ना ही ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एबिलिटी है डोनेट करने की, ना ही इसके अंदर एबिलिटी है 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इट विल शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। इसीलिए हमने क्या बोला, टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, यानी 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। ठीक है, तो अब हम इसका मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे, आउटर मोस्ट शेल ये है, ये सब आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 2 यहाँ पे, 2 यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटल आउटर मोस्ट शेल में है। ये s है, ये p है। ये किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में। आपको पता है कि ग्राउंड स्टेट में ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे केवल 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, और आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए शेयरिंग करनी पड़ती है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। तो क्या होगा कि ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा। कब जंप करेगा, जब इसको एनर्जी मिलेगी। तो एक्साइटेड स्टेट में ये जंप किया एनर्जी गेन करके, और देखिए अब सब में इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 1 है, यानी सिंगली फिल्ड है। तो अब सब की एनर्जी क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक है, अब CH4 का फॉर्मेशन होगा। आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, तो ये क्या बनाता है, अपना डुप्लेट बनाता है एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो 4 हाइड्रोजन है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन अपने डुप्लेट बना लेंगे और कार्बन अपना क्या बना लेगा, ऑक्टेट बना लेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा, जितने फील्ड ऑर्बिटल हैं वही हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, s के फुली फिल हैं, p के तीनों ऑर्बिटल फुली फिल हैं, तो sp3, p3 यानी p के 3 ऑर्बिटल फुली फिल हैं। ठीक है, तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में, और हमें टेट्रा कोवेलेंसी पता चल गई। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेस में किस तरह से अरेंज हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। इस पे जो सबसे पहली स्टडी की थी वो किसने की थी, वॉन हॉफ एंड लीबेल। ठीक है, वॉन हॉफ ने मीथेन पे स्टडी की, तो उन्होंने देखा कि जो मीथेन है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, और ये 4 बॉन्ड इस तरह से अरेंज हैं कि स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, टेट्राहेड्रल। और जो उनके बीच में एंगल था बॉन्ड्स के बीच में वो कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट्स का, और इस एंगल को कहते हैं टेट्राहेड्रल एंगल। ठीक है, यानी इस स्पेस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो इस तरह से अरेंज हैं, एक दूसरे से इतनी दूरी पे हैं, इतने एंगल पे हैं ताकि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो सके, मिनिमम। इस तरह से ये जो आपका CH4 है ये स्टेबलाइज हो पाया, और इसका स्ट्रक्चर कैसा था, टेट्राहेड्रल। ठीक है, जो यहाँ पे वॉन हॉफ हैं, वॉन हॉफ को नोबेल प्राइज़ भी मिला था उनकी स्टडी पे स्टीरियो केमिस्ट्री में, और उनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है। उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, जो हम नेक्स्ट देखेंगे, इसी स्ट्रक्चर को, मीथेन के इसी स्ट्रक्चर को अब हम हाइब्रिडाइजेशन से पढ़ेंगे। तो आपने देख ही लिया कि एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन सब में सेम होते हैं तब एनर्जी क्या होती है, सेम, यानी s और p सब शेल की एनर्जी सेम हो जाती है। इसका ये मतलब हो गया कि ये सारे ऑर्बिटल एक दूसरे में मिक्स हो गए, सबकी एनर्जी सेम हो गई, और s के अंदर p की कैरेक्टरिस्टिक आ गई, p के अंदर s की कैरेक्टरिस्टिक आ गई। अब आपको मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से समझाती हूँ। s का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, और P कितने हैं, PX, PY, PZ। P का शेप कैसा होता है, डम्बल, ये हो गया PY, और ये हो गया PZ। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में मिक्सिंग कैसे होती है, तभी जाके हमें कार्बन का
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलते हैं तब जाके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, क्योंकि सबकी एनर्जी क्या हो जाती है, सेम, और सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये मिक्सिंग देखिए कैसे होगी। एस का हाफ पी के हाफ से क्या करेगा, ओवरलैप या मिक्स करेगा। ठीक है, यानी कार्बन के एस सबशेल कार्बन के पी सबशेल से मिक्स करेगा, तो क्या होगा, पी सबशेल का शेप कैसा है, डम्बल है, तो उसका शेप थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल, और जो स्फेरिकल शेप है एस का वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डम्बल। ठीक है, तो अगर इसका हाफ इससे मिक्स करता है तो इस वाला हाफ इसके हाफ से मिक्स करेगा। देखिए मैं आपको एक से समझा दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये एस है और ये किससे मिक्स कर रहा है, पी एक्स से, तो ये हाफ इसके हाफ से मिक्स करेगा। ठीक है, तो जो पार्ट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, जो पार्ट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है उसको हम पूरा फुली रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नहीं इन्वॉल्व होता है उसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आप समझ लीजिए। ठीक है, इसका हाफ इससे कर रहा है तो एस का शेप थोड़ा कैसा हो गया, डम्बल। ठीक है, और इसका जो हाफ पार्ट है जो इससे मिक्स कर रहा है वो अगर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो उसको स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर पी को देखिए, पी का शेप कैसा हो गया, थोड़ा सा स्फेरिकल, और जो इसका हाफ पार्ट है जो इन्वॉल्व नहीं हो रहा उसको हमने स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो अगर ये sp हाइब्रिडाइज है, जब s और p केवल कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे s कितने से कंबाइन कर रहा है, 3p से कर रहा है, तो कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमको मिलेंगे, 4, यानी एक s और p3। ठीक है, तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब इसका शेप हम मीथेन में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया sp3 का, इसका हाफ पोर्शन जो हम बॉन्डिंग में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, एक ये हो गया। ठीक है, इसका हाफ पोर्शन। ठीक, नेक्स्ट ये हो गया, इसका हाफ पोर्शन। नेक्स्ट ये हो गया, इसका हाफ। ठीक है, तो 4 ये हाफ हो गए। अब ज़रा देखिए, इसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट को, तो सब में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये कार्बन के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, अब ये एक्चुअली ओवरलैप कर रहे हैं किससे, हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन से एक ओवरलैप किया। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, 1s1, यानी s में प्रेजेंट है, तो s इसके साथ पेयर कर रहा है। ठीक है, ये देखिए ये वाला। नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्चुअल ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनता है जब 2 ऑर्बिटल एक्चुअली में ओवरलैप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, और ये है sp3 सिग्मा बॉन्ड, ये भी है sp3 सिग्मा, sp3 सिग्मा, sp3 सिग्मा। और जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे, सॉरी, शेप है जो यहाँ पे आपका, वो शेप कैसा है आपका, टेट्राहेड्रल, जो हमने पहले पढ़ा था। एंगल यहाँ पे कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया किसमें, मीथेन में पढ़ लिया। इसी तरह से यहाँ पे हमने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन देखा जो कि एक्चुअली ओवरलैप से बनता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि एक्चुअल ओवरलैप से नहीं बनता। तो नेक्स्ट है हमारा ईथीन। नेक्स्ट हम ईथीन में हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं ईथीन में, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 2 एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड बनता है तो वो एक्चुअल ओवरलैप से बनता है जिसको हम सिग्मा कहते हैं। अगर दूसरा उन्हीं के बीच में बनेगा तो वो पाई होगा, वो एक्चुअल ओवरलैप से नहीं बनता, और अगर तीसरा बनता है तो वो भी पाई होगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, सेम रिप्रेजेंटेशन जो हमने पहले किया है। ये ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है, यानी यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरे की रिप्रेजेंट कर दीजिए, दूसरे को आप एक्साइटेड स्टेट में ही रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, अब ज़रा देखिए, कार्बन कार्बन से जो पहला बॉन्ड ओवरलैप करके बनाएगा वो होगा सिग्मा। ठीक है, अब हर कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे पेयरिंग करेगा और ये हो जाएगा सिग्मा सिग्मा। ठीक है, ये भी सिग्मा है, एक्चुअल ओवरलैपिंग से बन रहा है। इसी तरह से ये वाले कार्बन में भी दोनों हाइड्रोजन ओवरलैप करेंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, सिग्मा सिग्मा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ सिग्मा बन रहा है वो हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड होगा, और जहाँ पे ये जो नेक्स्ट सेम एटम्स के बीच में दूसरी पेयरिंग हो रही है ये आपकी है पाई बॉन्ड। ठीक है, और पाई बॉन्ड हमारा बनता है हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी जो मिक्स नहीं कर रहे, जो ओवरलैप नहीं कर रहे। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा ओवरलैपिंग वाले ऑर्बिटल इंक्लूड किए जाते हैं, यानी जिनके बीच में एक्चुअल ओवरलैपिंग हो के बॉन्ड बन रहा हो, तो वो आपके हैं सिग्मा वाले। तो एस पी का कितना 2, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, आपको ये भी पता है केमिकल बॉन्डिंग में आपने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप कैसा होता है, प्लेनर। यानी इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं, 2 कार्बन हैं, 4 हाइड्रोजन है, 6 एटम्स हैं, 6 एटम इसी प्लेन पे होंगे। ठीक है, और जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन का इधर, एक कार्बन का इधर, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर है तो एक्चुअली ओवरलैप नहीं कर सकता, एक तरह की वीक बॉन्डिंग होगी जिसको हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब इसका शेप देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। देखिए, ये एक कार्बन है, और एक बात हमेशा याद रखिए, वो पार्ट जो कि आपके ओवरलैपिंग में शो नहीं होते उनको हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर दोनों पार्ट्स, दोनों हाफ पार्ट्स अगर ओवरलैपिंग या बॉन्डिंग बना रहे हैं तो हम दोनों को बड़े फॉर्म में शो करेंगे। ठीक है, तो पाई ऑर्बिटल बनाने वाला जो प्लेन के परपेंडिकुलर हैं दोनों, उनके दोनों पार्ट शो होते हैं क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसके दोनों पार्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इधर आ गया। इसी तरह से दूसरे कार्बन में भी दोनों पार्ट को आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ठीक। ठीक है, अब देखिए इसके पीजेड के दोनों पार्ट को हमने रिप्रेजेंट किया है, लेकिन जैसे ये वाला हो गया, इसके पार्ट को हमने हमें एक ही पार्ट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो दूसरे पार्ट को स्मॉल से, इस वाले भी दूसरे पार्ट को स्मॉल से, इस वाले के भी दूसरे पार्ट को स्मॉल से, इसको भी यहाँ पे ये जो है इसका ये वाला हो गया, इसका ये वाला हो गया, और नेक्स्ट इसका ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने करा है, और इसके दोनों पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्डिंग में, पाई बॉन्ड बनाने में, इसीलिए दोनों को शो कर रहे हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स हाफ फील्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ, यहाँ, और इस कार्बन का यहाँ, इस कार्बन का यहाँ। तो देखिए पहला एक्चुअल ओवरलैप से बन रहा है, तो ये सिग्मा हो गया। हाइब्रिडाइजेशन अभी हमने निकाला था sp2। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन से सिग्मा sp2, ये वाला सिग्मा sp2, क्योंकि ये भी एक्चुअली ओवरलैप कर रहे हैं, हाइड्रोजन भी, दोनों सिग्मा sp2। अब ये देखिए यहाँ पे एक्चुअल ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, यहाँ एक्चुअल ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, लेकिन एक वीक तरह का अट्रैक्शन है ऊपर और नीचे दोनों, जो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, जिससे बढ़ने वाला बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है, और हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है sp2 पाई बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वीक होते हैं, क्योंकि देखिए ये एक्चुअल ओवरलैप से नहीं बन रहे,
वीक होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इस पे कोई भी अटैकिंग रिएजेंट आसानी से अटैक कर लेता है। इसीलिए एल्कीन्स अपनी जो केमिकल प्रॉपर्टी है इसी वजह से शो करते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो स्ट्रक्चर जो उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका था वो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। पहले हम लुईस डॉट से करते थे। लुईस डॉट लेकिन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को 2D में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें देखिए उसे हम कैसे करते हैं, उसके करने के कई तरीके। कंप्लीट और ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है, नेम से ही आपको समझ में आ रहा है। इसका मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसके हर एक एटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे जितने बॉन्ड होंगे, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इथीन जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए इसके हर एक एटम को ओपनली शो किया गया है और डबल बॉन्ड को भी वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरह से हम किसी और को भी पढ़ लेते हैं। मान लीजिए ब्यूटेनोइक एसिड है, फॉर्मूला है ठीक है। ये देखिए ब्यूटेनोइक एसिड, सबको हमने रिप्रेजेंट किया है ओपन फॉर्म में। अब आप चाहें तो यहाँ पे जो हेट्रो एटम है उसमें आप लोन पेयर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो भी ठीक है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ लोन पेयर रिप्रेजेंट कर दिया तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ओपन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर नेम से ही आपको समझ में आ गया है। अगर इन्हीं को हम कंडेंस कर दें, ठीक है, तो ये कैसे रिप्रेजेंट होंगे। पहली बात तो कंडेंस में क्या ओमिट कर सकते हैं आप, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड की वहाँ पे ज़रूरत है, शो किया जाता है, तो डबल बॉन्ड कई जगह पे रहता भी है, कई जगह पे नहीं भी रहता, ठीक है। लेकिन जैसे कि सिंगल बॉन्ड है उसको हम ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं वहाँ से, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, अगर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखिए सिंगल बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ थे वो शो नहीं किए। इसको देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह अगर एसिटल्डिहाइड है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, CH3 CHO, ठीक है। तो इस तरह से हम कंडेंस्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्म। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है इनको हम रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। केवल जो बैकबोन है उसको लाइंस के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उनके इंटरसेक्शंस होंगे वो CH2 हो जाते हैं, और जो टर्मिनल्स होते हैं वो CH3 हो जाता है। और जो हेट्रो एटम अगर प्रेजेंट है तो उसको हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको शो करूँ, इसी का ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अगर इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है तो देखिए, ठीक है, देखिए ये एक CH3 हो गया, यहाँ पे ये एक CH3 है, ये एक CH2 है, ये एक CH2 है, देखिए इस स्ट्रक्चर को, और यहाँ पे क्या है, C है, ठीक है। तो हम उसको लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे हम कार्बन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई और एग्जाम्पल अगर आपका हो गया, ये ले लीजिए, इसको अगर हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना, यहाँ पे क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो इसके साथ आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप के साथ आ रहा है। लेकिन जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है बॉन्ड बना के, उनको नहीं हमें शो करना है, यानी जो बाकी के साथ हैं फंक्शनल ग्रुप वाले को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये CH3 कर रहा है और ये Ca कर रहा है, जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फोर्थ है आपका नेक्स्ट पॉलीगन फॉर्मूला।
पॉलीगन फॉर्मूला में क्या होगा कि जो भी आपका जैसे बैकबोन है, कार्बन हाइड्रोकार्बन की जो चेन है उसको साइक्लिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो पॉलीगन फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इसके जो ये कॉर्नर्स हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं CH2 को। वहाँ शो नहीं करना है, मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये CH2 को कर रहे हैं। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ये है आपका कीटोन है। ठीक है, अब ये साइक्लोब्यूटेनोन है। अब ये साइक्लोब्यूटेनोन है तो ये जो इसके यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये CH2 कर रहे हैं, ये CH2, ये CH2 और ये C रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर उसका साइक्लिक सिस्टम आप शो करेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वो है 3D स्ट्रक्चर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्पेस में जो स्ट्रक्चर हम हाइड्रोकार्बन का रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का करते हैं, वो अब मैं शो कर देती हूँ। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, वही सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, मीथेन। ठीक है, इसमें देखिए कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहली बात तो आपको शेप पता ही है, टेट्राहेड्रल बनाएगा। आप चाहें तो C वहाँ रिप्रेजेंट करें, नहीं तो वैसे लाइंस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ये ज़रा शेप देखिए आप, वही टेट्राहेड्रल है, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, जो नॉर्मल लाइंस हैं वो, जो कार्बन हाइड्रोजन की नॉर्मल लाइंस हैं वो इसी प्लेन में रिप्रेजेंट हो रही हैं। ठीक है, वो इसी प्लेन पे प्रेजेंट है। और जो आपकी डैश डैश से यानी फेडेड लाइंस हैं वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, नीचे की तरफ हैं, और वो हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्व, यानी आपसे दूर हैं, दूर यानी इस तरफ डायरेक्टेड हैं। ठीक है, इसी तरह से जो लाइन डार्क से रिप्रेजेंट हो रही है वो अपवर्ड्स है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और वो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, इसीलिए उसको डार्क से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेस में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैटेगरीज में डिवाइड करने की ज़रूरत क्या थी? जैसे जैसे कंपाउंड बढ़ते गए, उनके नंबर बढ़ते गए, हाइड्रोकार्बन के 1-2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे दूसरे सब्स्टिट्यूएंट ऐड करके बहुत सारे डेरिवेटिव बनते गए, और इनको स्टडी करना, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंडिविजुअली स्टडी करना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए स्टडी को ईजियर करने के लिए उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। देख लेते हैं कैसे डिवाइड किया। 2 पार्ट में डिवाइड किया ऑर्गेनिक कंपाउंड को। एक है आपका यहाँ पे ओपन चेन और एलिफैटिक और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ओपन चेन, एलिफैटिक, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। दूसरे थे आपके साइक्लिक और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ओपन चेन एलिफैटिक में तो आप नाम से ही समझ रहे हैं कि यानी इसमें जो बैकबोन होगी कार्बन की वो स्ट्रेट शो की जाएगी। ठीक है, एलिफैटिक का मतलब क्या हुआ? एलिफैटिक एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है, एलिफेटॉस से जनरेट हुआ है। एलिफेटॉस का मतलब है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो एनिमल और लिविंग थिंग के फैट से जनरेट होते थे, यानी एलिफेटॉस का मतलब होता है फैट। ठीक है, तो उनसे जनरेट होने वाले, लेकिन अब इसका जो सिग्निफिकेंस है वो पुराना नहीं रह गया, क्योंकि अब तो हम लैब में सिंथेसाइज कर लेते हैं इनको, लेकिन अभी भी टर्म यूज़ में है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। CH3, CH2, CH2। ठीक है, ये क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। इसी तरह से अगर कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा दें तो ये हो जाएगा, मान लीजिए मैंने लगा दिया CH3, CH2,
CH2COOH बुटनोइक एसिड हो गया। अगर मान लीजिए मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा के कोई ब्रांच यहाँ पे लगा दी CH3, तो भी ये किस में आ जाएगा, ओपन चेन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। बहुत सारे इस तरह से हो सकते हैं, हाइड्रोजन रिप्लेस कर करके हम बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड कर सकते हैं, कितनी भी लंबी चेन बना सकते हैं, तो वो सब इसमें आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साइक्लिक और क्लोज चेन। आप नेम से ही समझ रहे हैं, साइक्लिक यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रेट चेन नहीं होगी, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये दो टाइप के थे, एक था आपका होमोसाइक्लिक और दूसरा था आपका हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक या इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। ठीक है, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक यानी जहाँ पे कार्बन की जो बैकबोन है, साइक्लिक जो सिस्टम है वो सिमिलर एटम यानी कार्बन से बना होगा, वो आएंगे इसमें। ठीक है, तो अब यानी एक ही जैसे एटम से बन के जो उसका बैकबोन बना हुआ है। ठीक है, तो ये दो टाइप के थे। ठीक है, एक था आपका एलिसाइक्लिक, ठीक है, और एक था आपका यहाँ पे एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक को यहाँ पे कार्बोसाइक्लिक भी कह रहे हैं, यानी जो भी इसकी साइक्लिक रिंग होगी उसकी बैकबोन किससे बनी होगी, कार्बन से, सिमिलर एटम से बनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिए, एलिसाइक्लिक की जो प्रॉपर्टी थी वो इनसे काफ़ी मैच होती थी, यानी एलिफैटिक से काफ़ी मैच होती थी। यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे ये बनते हैं, जैसे कि साइक्लो हेक्सेन, ठीक है, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, बस इनसे काफ़ी प्रॉपर्टी मैच होती थी, बस डिफरेंस इतना था कि यहाँ पे इनका साइक्लिक सिस्टम था और उनका साइक्लिक नहीं था, उनका स्ट्रेट सिस्टम था। ठीक है, ये हो गया एलिसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। नेक्स्ट है आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक जो यहाँ पे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, दे आर हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, यानी उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, दे आर हाईली अनसेचुरेटेड। और जो यहाँ पे एरोमेटिक टर्म है वो ग्रीक वर्ड एरोमा से मिला है, जिसका मीनिंग है फ्रेग्रेंट स्मेलिंग, यानी प्लेजेंट स्मेल होती है। लेकिन बाद में ऐसे भी ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड हमको मिले जिनकी स्मेल अनप्लीजेंट थी, तो इसका जो ओल्डर मीनिंग है वो अब लॉस हो चुका है। अभी भी हम लेकिन एरोमेटिक टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके दो टाइप हैं, एक है आपका बेंजोनॉइड और दूसरा है आपका नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, दो हो गए, एक है आपका बेंजीनॉइड, दूसरा है आपका नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, बेंजीनॉइड आप टर्म से ही समझ रहे हैं, यानी इसमें वो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे, हाइड्रोकार्बन्स आएंगे जिसमें बेंजीन रिंग ज़रूर होगी। ठीक है, या तो बेंजीन रिंग मोनोसाइक्लिक बेंजीन रिंग हो सकती है, यानी केवल एक बेंजीन रिंग हो सकती है, या तो फ्यूज्ड हो सकती है, दो या दो से अधिक बेंजीन रिंग एक दूसरे से फ्यूज़ हो गई हों, या तो फिर क्या हो सकता है, आइसोलेटेड हो सकती हैं, जहाँ पे दो या तीन बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई हों। देख लेते हैं, पहली है मोनोसाइक्लिक। ठीक है, इसमें क्या है, बेंजीन रिंग हो सकती है इंडिविजुअल, मतलब एक बेंजीन रिंग, और इसके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, यानी अगर एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाए, OH लग जाए, ठीक है, इसी तरह से कोई दूसरा ग्रुप लग जाए NH2, और भी ब्रांचेस लग जाएं। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, डेरिवेटिव हो गए। सेकंड है आपका फ्यूज्ड। फ्यूज्ड में क्या होगा, दो या दो से अधिक बेंजीन रिंग एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाएंगे, जैसे कि नैप्थलीन सबसे कॉमन एग्जांपल, एंथ्रासीन में 3 होती हैं, नैप्थलीन में 2 होती हैं। देख लीजिए, ठीक है, ये देखिए ये नैप्थलीन है, फ्यूज़ हो गई है बेंजीन रिंग। तीसरा जो है आपका, यहीं पे बता दे रही हूँ, तीसरा है आपका आइसोलेटेड। ठीक है, आइसोलेटेड में क्या होगा, बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज़ नहीं होंगी,
केवल वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होती हैं। ये एग्जाम्पल है डाइफिनाइल का बॉन्ड रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये है आपका डाइफिनाइल। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका नॉन बेंजोनॉइड। नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड्स भी जो आपके होंगे वो दे आर हाईली एरोमेटिक, इट मीन्स हाईली अनसेचुरेटेड, बट दे आर नॉट इंक्लूडिंग एनी बेंजीन रिंग। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ये कैटायंस हो सकते हैं, एनायंस हो सकते हैं। ये देखिए, ये है साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन, साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन। एनायन भी हो सकते हैं, साइक्लोपेंटाइल एनायन। ये है साइक्लोपेंटाइल एनायन। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे ये है ट्रोपोन। ठीक है, इसमें 7 है जो आपका ये नहीं है 6, मतलब बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन की बैकबोन होती है, लेकिन यहाँ 7 है। ठीक है, और ये हाईली अनसैचुरेटेड है, ये है ट्रोपोन। ठीक है, अगर यहाँ पे एक OH आ जाए तो ये है ट्रोपोलोन। ठीक, तो ये हो गया नॉन बेंजोनॉइड। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक 2 टाइप का था। ठीक है, एक है आपका एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा था आपका यहाँ पे एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, ये 2 हो गए, एक एलिसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। बस डिफरेंस क्या है इस एलिसाइक्लिक और इस एलिसाइक्लिक में कि यहाँ पे कार्बन थे चारों तरफ। ठीक है, कार्बन की बैकबोन थी, लेकिन यहाँ पे हेट्रो एटम भी प्रेजेंट होगा कार्बन की बैकबोन के साथ साथ। जैसे कि अगर मैं ये ब्यूटेन का यही एग्जाम्पल ले लूँ, ये देखिए। ठीक है, एक ऑक्सीजन आ गया कार्बन की जगह, ये है ऑक्सीटेन। ठीक है, और इसका नाम है IUPAC नेम है ऑक्सीसाइक्लोब्यूटेन, क्योंकि साइड क्या है 4 है, इसीलिए अभी भी साइक्लोब्यूटेन हम कह रहे हैं इसको, ऑक्सीसाइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से ये है ऑक्सीरेन, ऑक्सीसाइक्लोप्रोपेन। ठीक है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक यानी दे आर एरोमेटिक हाईली अनसेचुरेटेड बट देयर इज सम हेट्रो एटम ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, यानी कार्बन की चेन के साथ साथ वहाँ पे कोई हेट्रो एटम भी है, जैसे कि सबसे कॉमन एग्जाम्पल है फ्यूरान। देखिए शेप। ठीक है, ये देखिए अनसेचुरेटेड है, ऑक्सीजन है यहाँ पे। और पायरिडीन, ठीक है, देखिए नाइट्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, हेट्रो एटम। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैटेगरीज में कैसे डिवाइड किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच इज डायरेक्टली अटैच टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय रिप्लेसिंग 1 or more हाइड्रोजन एटम। दे डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं एक एग्जाम्पल से इसको आपको समझाऊं, जैसे कि मान लीजिए हमने एक हाइड्रोकार्बन लिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो R है ये एल्काइल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्काइल चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप इस पे अटैक करेगा तो ये बना लेगा RX। ये जो X है ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब बाहर क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर X इस पे अटैक क्यों करेगा, क्योंकि X काफ़ी रिएक्टिव है। जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव, तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं। इसी वजह से वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे खुद जाके क्या कर जाते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, तो हमें जो ये हाइड्रोकार्बन है इसका डेरिवेटिव मिल गया। ठीक है, ये डेरिवेटिव हो गया इस हाइड्रोकार्बन का। जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसे डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा केमिकल प्रॉपर्टी को ऑर्गेनिक कंपाउंड की। और जो एल्काइल चेन होती है वो किसको डिसाइड करती है, वो डिसाइड करती है फिजिकल प्रॉपर्टी को। ठीक है,
फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, डेंसिटी, ये सब आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी किससे डिसाइड होती है, एल्काइल सिस्टम से। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कि आखिर केमिकल प्रॉपर्टी या फंक्शनल ग्रुप किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, देख लेते हैं। मान लीजिए हमने एक अल्कोहल ले लिया, ठीक है, अब यहाँ पे आर तो कुछ भी ले सकते हैं हम, आर हमने मान लीजिए मिथाइल ले लिया, मान लीजिए हमने आर ले लिया इथाइल, ठीक है, या हमने कोई ब्रांच्ड सिस्टम ले लिया, ठीक है, इनमें से कुछ भी हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर सोडियम के साथ रिएक्शन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की होगी, अल्कोहल की होगी, तो हर बार बाहर क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन। यानी इसका मतलब अगर एल्काइल चेंज भी हो रही है, एल्काइल चेंज भी हो रही है, तो भी अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल रिएक्टिविटी सेम होती है, जो हमें कंपाउंड मिलता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। बस केवल डिफरेंस किसका होता है, एल्काइल चेन का, कि केमिकल रिएक्टिविटी सेम रहेगी, यानी हाइड्रोजन हर बार रिलीज होगा, ठीक। अब देख लीजिए आप क्या बन रहा है यहाँ पे, RONA, ये है सोडियम एल्कोक साइड, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब नेक्स्ट है हमारा होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ का यूज़ क्या था, होमोलोगस सीरीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सिस्टमैटिक स्टडी को करने में। क्या हुआ, इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे जिनके सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर फंक्शनल ग्रुप थे उनको एक फैमिली में रखा गया, डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वालों को दूसरी फैमिली में रखा। इस तरह से जो स्टडी थी वो काफ़ी ईजियर हो गई। इस तरह से बहुत सारी फैमिली बन गई, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली हो गई, अल्कोहल की फैमिली हो गई, कीटोन, एल्डिहाइड, अमीन्स की फैमिली हो गई। इस तरह से बहुत सारी फैमिलीज़ हो गई, ठीक है। तो डिफ़ाइन कैसे करेंगे, होमोलोगस सीरीज़ इज़ डिफाइंड एज एटम्स और ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। देयर इज़ रेगुलर ग्रेडेशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टी बट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सेम। द इंडिविजुअल member of the family is referred as homology whereas phenomena is called as homology, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि what are the characteristic of homologous series। characteristic of homologous series, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम है उनको हम सेम फैमिली में रख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली है, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए जिनमें भी COH लगा होगा वो सारे इसी फैमिली में आ जाएंगे, ठीक है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला हम देंगे वो कैसे होगा, CnH2n+1 COOH, यानी कार्बन के नंबर चेंज होंगे और उसी अकॉर्डिंग हाइड्रोजन के नंबर चेंज होंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। इसी तरह से मान लीजिए अल्कोहल की फैमिली है, तो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH होता है, जनरल फार्मूला क्या हो गया, CnH2n+1 OH, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका कि जो आपके एडजेसेंट मेंबर हैं फैमिली में जो एडजेसेंट मेंबर हैं उनके बीच में कितने यूनिट का डिफरेंस होगा, CH2 का डिफरेंस होगा, ठीक है, यानी 14 मास यूनिट का डिफरेंस होगा। और ये क्या डिसाइड करता है, क्योंकि उनकी एल्काइल चेन चेंज होती जाती है, ये डिसाइड, और आपको पता है एल्काइल चेन किसको अफेक्ट करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी को, इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टी में हमको चेंज दिखेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि मान लीजिए अगर जैसे एक फैमिली है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो अगर मैंने स्टार्टिंग मेंबर से कोई केमिकल रिएक्शन की या मैंने स्टार्टिंग मेंबर की किसी केमिकल रिएक्शन से प्रिपरेशन की, तो वो केमिकल रिएक्शन हम बाकी सब पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो प्रिपरेशन मेथड जो होगा वो सब के लिए क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अगर सबसे पहला जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उससे हमें जैसे भी प्रिपेयर किया होगा उसी मेथड को आप बाकियों में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो एक शो करेगा वही सब शो करेंगे, तो स्टडी काफ़ी ईजियर हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका होमोलोगस सीरीज़।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।